मीडिया मैच्योर के YouTube चैनल 10-0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज से हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सहारा समाचार, सहारा न्यूज एपिसोड 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सहारा के जितने भी निवेशक साथी हों उनके लिए ये वीडियो है और वो देखें। और सहारा न्यूज़ के इस पहले एपिसोड में हम आपको बताएंगे, यदि आपका सहारा में पैसा डिपॉजिट है तो आप सेबी से पैसा ले सकते हैं। सेबी ने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। आपको ये पैसा कैसे मिलना है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों को घर बैठे पैसा आपके अकाउंट में आएगा। आपको कहीं दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जिन साथियों का सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा की इन दो कंपनियों में जिन भी साथियों का पैसा डिपॉजिट है उन सबको सेबी द्वारा भुगतान दिया जा रहा है। बट इसके लिए आपके पास सहारा में जमा करने का प्रमाण होना चाहिए। आपके पास यदि आपने एफडी की है तो आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड और ओरिजिनल रसीद होनी चाहिए। यदि आप मंथली डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल पासबुक होनी चाहिए। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पेपर आपके पास हैं तो आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत, चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे पैसा मिल जाएगा। आपको क्या प्रोसेस अपनाना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इंटरनेट पे या अपनी मोबाइल पे गूगल में जाके सर्च करेंगे और वहाँ टाइप करेंगे www.sebi.gov.in। इसके बाद एंटर देंगे, उसे सर्च करेंगे तो आपके पास स्क्रीन में सेबी की साइट खुलेगी और उस साइट में आपको नीचे ये दो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं, बॉक्स नुमा। उस दोनों बॉक्स के बीच में एक पट्टी चल रही है। उस पट्टी में पहले पीएससीएल से संबंधित जानकारी है और उसी पट्टी में पीएससीएल के पीछे जो सेकंड जो शब्द आ रहे हैं वो सहारा के रिफंड के लिए है, एप्लीकेशन फॉर सहारा रिफंड, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको हिंदी पे टिक करना है। ये देखिए हिंदी पे हमने टिच किया तो हमारा टिक करते ही जैसे ही हमने टच किया तो उसके बाद वो फॉर्म डाउनलोड करने की परमिशन मांगता है और ये डाउनलोड पर हमने टच किया तो ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दो फॉर्म हैं जो डाउनलोड हुए हैं। एक इंस्ट्रक्शन लेटर है और दूसरा रिफंड फॉर्म है। इन दोनों को आपको भरना है और ये दोनों भर के आपको सेबी की एड्रेस, ये आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपको यहां इस एड्रेस पे भेजना है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं बता देता हूं कि फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से पेपर साथ में लगाने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पर उससे पहले आप ये सेबी की एड्रेस सुन लें। इस एड्रेस पे आपको रजिस्ट्री करके इसको भेज देना है, लिफाफा बंद करके, ये फॉर्म भर के। और इसके बाद इनके साथ कौन कौन से पेपर लगाने हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। और उसके बाद आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ये एड्रेस पहले आप नोट कर लेंगे लिफाफे के ऊपर और इसके बाद ये फॉर्म भर के और ये फॉर्म पैक करके और आप लिफाफे में रजिस्ट्री द्वारा सेबी को भेज देंगे तो आपकी वहाँ से पेमेंट आ जाएगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा
आप देखिए, ये फॉर्म आपको दिख रहा है, एक इंस्ट्रक्शन लेटर है और दूसरा फॉर्म ऑफ रिफंड। ये उसमें सबसे ऊपर एड्रेस लिखी हुई है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यही आपको लिफाफे पे लिखनी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भवन, प्लाट संख्या C4A G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051। ये सेबी की एड्रेस है, ये आपको लिफाफे पे लिखनी है और उसके बाद आपको रजिस्ट्री करके भेजना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट में घर बैठे पैसा आएगा। और ये इंस्ट्रक्शन लेटर है, सबसे पहले इसको आपको पूरा पढ़ना है, समझना है, इसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बाई पोस्ट फॉर्म भेजेंगे, अगर किसी प्रकार की मिस्टेक होगी तो वो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जा चुके होंगे और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लेटर आप अच्छे से पढ़ लें, उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आगे कुछ करें। ये आपको इंस्ट्रक्शंस लेटर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ें कि इसमें आपको क्या क्या भरना है। ये सहारा की रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी दो कंपनियों का पैसा सेबी द्वारा दिया जाएगा। जिसमें जो स्कीम थी आपकी, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस लेटर पूरा पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है देखिए। बांड धारकों के लिए अनुदेश, यानी बांड धारकों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो ये इस प्रकार भरना है। धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन का फॉर्मेट नीचे दिया गया है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएं, यानी ये दस्तावेज आपको लगाने हैं। मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र, पासबुक। जिन आवेदनों के साथ पासबुक या मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र नहीं लगे होंगे, उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जिनके पास ओरिजिनल बॉन्ड या पासबुक नहीं होंगे, उस आवेदन को सेबी देखेगी भी नहीं, तो आप लोगों के पास वो जरूर होना चाहिए। दूसरा, पहचान के सबूत और पते के सबूत की स्वप्रमाणित प्रतियां। स्वप्रमाणित मतलब होता है उसकी फोटोकॉपी करा के आप उस पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे तो वो आपकी सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी। तो आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो भी फोटोकॉपी कराएंगे, उस हर फोटोकॉपी पे आप सबसे नीचे सिग्नेचर करेंगे। और फिर बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की स्वप्रमाणित प्रति या रद्द किया गया चेक, कैंसिल चेक, पासबुक की प्रति, दिए गए चेक के अनुसार धन वापसी रिफंड की रकम आपके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। यानी जो रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा। और तीसरा है ये पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची, यानी जो पहचान और उसमें लगेगा एड्रेस आईडी प्रूफ में, वो यही डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ नहीं। पहचान का सबूत, विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार कार्ड। दूसरा, पासपोर्ट यानी पासपोर्ट की फोटोकॉपी, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, पैन कार्ड यानी पैन कार्ड की फोटोकॉपी, सरकारी फोटो पहचान पत्र, सार्वजनिक, सरकारी अन्य किसी विभाग द्वारा आप लोगों को दिया गया हो वो चलेगा, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र, उसकी फोटोकॉपी, या मनरेगा MGNREGA जॉब कार्ड यानी उसका सर्विस कार्ड, पेंशन भोगी यदि है तो पेंशनर का फोटो कार्ड, यदि वो है तो उसकी फोटोकॉपी भी चलेगी, लेकिन उस फोटोकॉपी में आपको नीचे हस्ताक्षर अनिवार्य करना है, बिना हस्ताक्षर वाला नहीं चलेगा, आपको साइन करना है फोटोकॉपी पे। पते का सबूत, ये होगा आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी या वोटर कार्ड की फोटोकॉपी या राशन कार्ड की फोटोकॉपी, यानी ये आपको एड्रेस प्रूफ में, जो ऊपर पहले बताया गया वो आईडी प्रूफ में, और ये एड्रेस प्रूफ में आपको लगाना है। आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज या
ये पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी या वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी या मकान की रजिस्ट्री हो, जो पट्टा लीज उसकी फ़ोटोकॉपी हो, या फिर विक्रय करार जो इससे आपने मकान खरीदा है उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, या फ्लैट का मैनेजमेंट बिल हो उसकी कॉपी हो, या बीमा की रसीद हो, या बिजली का बिल जैसे टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल। पर टेलीफोन का बिल होगा तो वो आपका केवल लैंडलाइन का मान हो गया, मोबाइल का नहीं। या बिजली का बिल हो उसकी फोटोकॉपी, या गैस का बिल यानी गैस सिलेंडर की रसीद हो वो भी चलेगी। पर ये सब 3 महीने पुराने होने चाहिए, इससे ज़्यादा पुराने नहीं। यानी बिजली का बिल हो या टेलीफोन का बिल हो, ये आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा पुराना इनवैलिड माना जाता है। या सरकारी फोटो पहचान पत्र, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र, या संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, या मनरेगा। इनमें से आपको कोई भी एक दस्तावेज लगाने हैं, सभी नहीं साथियों। या मनरेगा, MGNIEGA जॉब कार्ड, पेंशन भोगी है तो पेंशनर का कार्ड, या आवेदकों के पते के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो। यानी जो सेबी ने लिखे हैं केवल वही स्वीकार्य, वही, उसके अलावा आप कोई दस्तावेज नहीं लगा सकते। जिन दस्तावेजों की समाप्ति की तारीख हो, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जाने की तारीख को विधि मान्य हो, वैध हो। यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट होता है वो एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी डेट का होना चाहिए। और बाकी वोटर कार्ड लाइफ टाइम होता है, आधार कार्ड लाइफ टाइम होता है। तो आपको एक आईडी प्रूफ लगाना है, एक एड्रेस प्रूफ लगाना है, यानी दोनों एक एक लगाना है। और इसके अलावा ये इनकम टैक्स की TDS कटौती है, स्रोत पर आय की कटौती के लिए जो लागू होगा वो कटेगी। तो इसके उससे बचने के लिए आप यदि कटौती से छूट की मांग हेतु निर्धारित फॉर्म, इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित फॉर्म होता है आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H, इन दोनों में से एक लगता है, दोनों नहीं लगते हैं, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत न हो। यदि प्रस्तुत न हुआ यदि, तो फॉर्म 15G या 15H, फॉर्म 15G या 15H अधूरा भरा हुआ होगा तो स्रोत पर कर की कटौती TDS से छूट दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपका फॉर्म 15G या 15H अधूरा भरा होगा तो आपकी TDS पूरी कटेगी और साथियों उसमें आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये पूरी तरह से अच्छे से भरें। और यदि पता आपकी जो अवयस्क स्थिति यानी जिसमें जमा करता यदि अवयस्क था, मतलब नाबालिग था और अब बालिग हो गया है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य पड़ेगा। यदि किसी महिला के नाम से है, शादी के पहले दूसरा नाम था, शादी के बाद नाम बदल गया है, तो उसका भी आपको प्रूफ अनिवार्य उसमें लगाना पड़ेगा। उसके नाम परिवर्तन के संबंध में आपको सबूत वहाँ इसके साथ प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी किसी महिला के शादी के पहले के नाम से है तो शादी के बाद नाम बदल गया तो उसका भी प्रमाण आपको लगाना पड़ेगा। और बांड धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में पत्रादि लिखते समय सदैव कंपनी के नाम, स्कीम का नाम, कंट्रोल नंबर, खाता संख्या का उल्लेख करें। यानी जब भी कभी आपको जानकारी लेनी हो तो आपको स्कीम का नाम और आपको अकाउंट नंबर आपको बताना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की निःशुल्क दूरभाष सेवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800227575 या 1800-266-7575 पर संपर्क करें। आप इन नंबरों पे संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं।
कि हमने जो आवेदन किया था उसका क्या हुआ। अब आवेदन आपको कैसे भरना है मैं आपको वो बता दूं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि सहारा की केवल 2 कंपनियों का ही भुगतान सेबी द्वारा किया जाएगा, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें कुल 6 स्कीम चलती थी। एक चलती थी साथियों रियल एस्टेट बॉन्ड जिसमें मंथली डिपॉजिट होता था, एक निर्माण बॉन्ड जिसमें एफडी होती थी, एक अबोर्ड बॉन्ड जिसमें एफडी होती थी, और एक मल्टीपल बॉन्ड जो मंथली चलता था, और एक इनकम बॉन्ड जो एफडी थी एमआईएस जैसे, और एक हाउसिंग बॉन्ड जिसमें एफडी थी 16,000 का 16,000 का साथियों, शायद 10 साल या 16 साल में था, 15 साल में शायद 1 लाख रुपए था वो वाली स्कीम। अब ये आपको फॉर्म धन वापसी फॉर्म आपको रिफंड कैसे भरना है, जो पहले था वो जानकारी के लिए था इंस्ट्रक्शन फॉर्म, अब आपको भरना ये वाला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म। तो इसको फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये देखिए, ये आवेदन प्रस्तुत करता हूं उसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं और उसमें आपको एक फ़ोटो भी लगानी है, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगानी है, और फोटो आपको अटेस्ट करनी पड़ेगी। फ़ोटो के ऊपर आधी सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर आए और आधी सिग्नेचर फ़ोटो के नीचे उस फॉर्म पे आनी चाहिए, यानी आधी फ़ोटो पर और आधी इस फॉर्म पे आनी चाहिए सिग्नेचर। वो आपको फ़ोटो इस पे चिपकाना है। ये फ़ोटो का बॉक्स आपको दिख रहा है, तो आपको ध्यान करना है कि फ़ोटो लगाते समय जब चिपकाएंगे तो साइन उसके ऊपर करनी पड़ेगी। ये फ़ोटो का देखिए बॉक्स है, आधी साइन फ़ोटो पर और आधी साइन फ़ोटो के नीचे उस कागज़ पे आनी चाहिए, तभी वो फ़ोटो वैलिड माना जाता है। और जितने भी कागज़ आप फ़ोटो कापी भेजेंगे, हर फोटो कापी में आप सबसे नीचे साइन अवश्य करेंगे, तभी वो दस्तावेज प्रमाणित माने जाएंगे। खाता धारक के हस्ताक्षर होने चाहिए, यदि खाता धारक बालिग है तो, यदि नाबालिग है तो उसके पिता के हस्ताक्षर चलेंगे। अब बताते हैं साथियों कि फॉर्म में आपको क्या भरना है। सबसे पहले बॉन्ड धारक का नाम भरना है, जो बॉन्ड में नाम लिखा हो सेम वही भरना है। इसके बाद सुपुत्र सुपुत्री पत्नी द्वारा, मतलब उसके पिता का नाम, यदि लड़के के नाम से है तो उसके पिता का नाम, और यदि बच्ची है तो उसके पिता का नाम, और यदि विवाहित महिला है यानी अविवाहित लड़की है तो उसके पिता का नाम, और विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम भरना है यहाँ पर। तो ध्यान देना है, बॉन्ड धारक के पिता का नाम, अविवाहित बच्ची है तो उसके पिता का नाम, और यदि विवाहित महिला के नाम से पैसा जमा है तो उसके पति का नाम दूसरे खाने में आपको ये भरना है। और फोटो कापियों में विशेष ध्यान देना है, हर फोटो कापी में आपको नीचे सिग्नेचर करना अनिवार्य है। और उसके बाद साथियों व्यवसाय, जो बॉन्ड धारक है उसका व्यवसाय क्या है, इनकम का साधन क्या है, वो इसमें व्यवसाय लिखना है। और इसके बाद दूरभाष एसटीडी कोड सहित या मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर डालते हैं तो ठीक है, यदि आप लैंडलाइन नंबर डालते हैं तो उसका एसटीडी कोड डालना अनिवार्य है। और यदि ईमेल आईडी आपकी है तो डालिए, नहीं है तो कोई अनिवार्य नहीं है, यदि हो तो अच्छी बात है, तो आपको ईमेल पे भी जानकारी मिलती रहेगी। और पैन नंबर यदि उपलब्ध है आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और पैन नंबर लिख दीजिए, और पैन नंबर नहीं है तो आपको टीडीएस कटेगी। और जिनके पास पैन नंबर है वही लोग फॉर्म 15G या 15H भर सकते हैं। वो कैसे भरना है, वो कौन भर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा वो आगे। पहले फॉर्म के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब जानकारी आपको भरनी है फॉर्म में साथियों। सबसे पहले खाता संख्या या कंट्रोल नंबर, ये आपको लिखना है जिस स्कीम के अंतर्गत हो। सबसे पहले ये रियल एस्टेट की है, इसके बाद सहारा हाउसिंग की है। दोनों के अलग अलग बॉक्स बने हैं, आपको अलग अलग जानकारी भरनी है। और ऊपर ये एड्रेस का कॉलम है, तो ये आपको एड्रेस भरनी है। सबसे पहले शहरी क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र में मकान नंबर, फ्लैट नंबर या मंजिल या परिसर का नाम या ब्लॉक संख्या पहले खाने में। दूसरे खाने में गली का नाम हो कोई, या नज़दीकी कोई फेमस स्थान हो उसका नाम, या मोहल्ले का नाम। ये शहरी क्षेत्र वालों के लिए एड्रेस है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग बताएंगे। इसके बाद तीसरा इलाका, रोड या सेक्टर, यदि वो कोई इलाका किसी नाम से चलता है तो वहाँ का नाम डालना है। पहले में मोहल्ले का नाम बता दिया, यानी
छोटे एरिया का, फिर बड़े एरिया का जो नाम रहता है वो डालना है। इसके बाद शहर का नाम डालना है और इसके बाद राज्य का नाम, जिस राज्य से आप आते हैं वो राज्य का नाम इसमें, और इसके बाद पिन कोड। ये शहरी क्षेत्र के लिए एड्रेस है। इसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए एड्रेस है साथियों। तो ग्रामीण क्षेत्र वालों को कैसे भरनी है आप ये देखिए। गांव का नाम लिखना है और डाकघर का नाम लिखना है, तहसील व जिला का नाम लिखना है, और इसके बाद आपको राज्य का नाम और पिन कोड लिखना है। और इसके बाद यदि उपरोक्त पता सहारा द्वारा जारी मूल बांड प्रमाण पत्र या पासबुक के में उल्लेखित पते से भिन्न हो तो कृपया दोनों पतों के लिए पते के सबूत प्रस्तुत करें। यानी कि अगर आपकी सहारा की पॉलिसी में एड्रेस दूसरी लिखी है, वर्तमान एड्रेस दूसरी है, तो आपको दोनों एड्रेसों के प्रूफ इस फॉर्म के साथ भर के अटैच करने पड़ेंगे। सिंगल आपका एक ही एड्रेस का प्रूफ नहीं चलेगा। फिर अगर सेम एड्रेस है जो सहारा में लिखी है और जो आप अभी लिख रहे हैं, जो आपका वर्तमान पता है वही है, तो फिर एक ही एड्रेस चलेगी। लेकिन अलग अलग है तो आपको दोनों का प्रूफ आपको अलग अलग इसमें फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी साइन करके। और इसके बाद आगे क्या भरना है देखिए साथियों। आपका रियल एस्टेट में पैसा डिपॉजिट है तो सबसे पहले खाता संख्या, कंट्रोल नंबर, यदि आपका रियल एस्टेट बॉन्ड का है तो उसमें भरिए, यदि निर्माण बॉन्ड का है तो निर्माण बॉन्ड के पहले खाने में भरिए, और यदि अबोर्ड बॉन्ड में है तो ये आपको अबोर्ड बॉन्ड के पहले खाने में भरना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा आता है साथियों बांडों की संख्या। बांडों की संख्या तो आप एक ही लिखेंगे तो सब में 1 लिखेंगे, क्योंकि जितना पैसा अलग अलग डिपॉजिट होता है तो अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग नंबर जारी किए जाते हैं। तो इसमें आप एक ही भरेंगे सब में, चाहे रियल एस्टेट बॉन्ड हो, चाहे निर्माण बॉन्ड हो, चाहे अबोर्ड बॉन्ड हो, तो उसमें आप 1 लिखेंगे। यानी हिंदी में भर रहे हैं तो 1, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड होगा। और इसके बाद निवेश की गई राशि, यानी जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया, यदि मंथली डिपॉजिट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट लिखना है पहले इसमें, पहले बॉक्स में, यानी पहले बॉक्स के तीसरे खाने में, यानी पहले चैप्टर के तीसरे खाने में। और उसके बाद निर्माण बॉन्ड में है तो चाहे निर्माण बॉन्ड में, या अबोर्ड बॉन्ड में है तो अबोर्ड बॉन्ड में, या मल्टीपल बॉन्ड में है, या इनकम बॉन्ड में, या हाउसिंग बॉन्ड में। तो जिस स्कीम के नीचे है, जिस स्कीम में डिपॉजिट है, उसी स्कीम के नीचे, ये 6 स्कीम दी गई है, आपको उसी के नीचे ये डिटेल भरनी है सबकी अलग अलग। आपकी जिस स्कीम में भी जितना भी पैसा डिपॉजिट है आपको उसमें के बारे में ये लिखना है। ये आपकी राशि हो गई। अब इसके बाद निवेश का माध्यम, यानी आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो कैश डिपॉजिट किया है, या चेक डिपॉजिट किया है, या डीडी जमा की है। यदि आपने कैश जमा किया है, नगद जमा किया है, तो उसी स्कीम के नीचे आप उसी लाइन में आप नगद लिख देंगे, या अंग्रेजी में भर रहे हैं तो कैश लिख देंगे। और यदि आपने चेक से जमा किया है या डीडी से पैसा जमा किया है, डीडी बनवा के, तो आपको चेक नंबर या डीडी नंबर लिखना अनिवार्य है। और उसके साथ में आपको, यदि आपने चेक लिख दिया है तो आपको बैंक का नाम लिखना है, और बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। आपके बैंक के पासबुक में उसकी एंट्री होगी, उस पेज की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी यदि चेक से है तो। यदि डीडी है तो आप बैंक का नाम लिख देंगे और डीडी नंबर लिख देंगे। ये आपको भरना है, ये सब भरना अनिवार्य है। और एक एक चीज भरते समय आपको अनुदेश पत्रक आपको देखना है, जो इस फॉर्म के साथ पहले डाउनलोड हुआ था। मैंने दिखाया था 2 पेपर डाउनलोड हुए थे, ये सेकंड है। वो फर्स्ट जो था वो पढ़ने के लिए है, उसको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही भरेंगे। कोई मिस्टेक होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये भरने के बाद साथियों अब आएगी आपको अपने बैंक की डिटेल भरनी है। और एक बात का ध्यान देना है, जो भी दस्तावेज आप लगाएंगे हर फोटोकॉपी में आप नीचे हस्ताक्षर करेंगे, ये अनिवार्य है। और 15G और 15H फॉर्म भी लगाना अनिवार्य है, दोनों में से एक। 15G फॉर्म वही लगाएंगे जिनकी उम्र, जमाकर्ता की उम्र 60 साल से कम हो, और यदि जमाकर्ता की उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको फॉर्म 15H भरना पड़ता है। दोनों फॉर्म नहीं भरना है, दोनों में से कोई एक भरना है। और ये फॉर्म आपको जहाँ पर इनकम टैक्स के कागज़ मिलते हैं जिन दुकानों पे, उन दुकानों पे ये 15G और 15H फॉर्म आपको मिल जाएगा, या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से ये फॉर्म 15G और 15H, या सहारा की ब्रांचों में भी ये फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी वो फॉर्म दिखाऊंगा, तो आप वो भी
फॉर्म आप वहाँ से भी लेके भर सकते हैं। और इसके अलावा जो आईडी एड्रेस प्रूफ लगाए गए हैं, तो आईडी प्रूफ में भी कोई एक दस्तावेज लगाना अनिवार्य है, सभी नहीं। और जो एड्रेस प्रूफ भी आप लगाएंगे तो उसमें से कोई एक दस्तावेज, जितने भी हमने बताए उन सब में से कोई भी एक दस्तावेज की फोटोकॉपी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यदि आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, फिर कोई दूसरा दस्तावेज। या फिर आईडी प्रूफ में पैन कार्ड लगाइए तो आधार कार्ड आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं, या आईडी प्रूफ में वोटर कार्ड तो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं। मतलब दोनों दस्तावेज अलग अलग होने चाहिए, ये ध्यान देना है। दोनों में आधार कार्ड नहीं चलेगा और दोनों में ही वोटर कार्ड नहीं चलेगा, यानी कोई भी एक दस्तावेज उधर। और जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी हो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसकी फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। और यदि बिजली का बिल आप लगा रहे हैं तो वो 3 महीना पुराना होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर का। 4 महीने पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा। 3 महीने पुराना हो या 2 महीने पुराना हो या 1 महीने पुराना हो या लेटेस्ट हो उसी महीने का तो वो चलेगा। टेलीफोन का बिल भी इसी प्रकार वही वाला चलेगा, नया पुराना मान्य नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है दस्तावेज भेजते समय। और इसके बाद अब साथियों आ रही है डिटेल ये बैंक की। तो आपको अपनी डिटेल देनी है, बैंक का नाम और शाखा का नाम। जिस बैंक में आपका बचत खाता है वो पॉलिसी होल्डर जो सहारा में नाम लिखा है वो उसी नाम से होना चाहिए। तो उसका खाता जो बचत खाता हो या करेंट अकाउंट हो बैंक में, तो आपको बैंक का नाम लिखना है और शाखा लिखनी है। इसके बाद खाता धारक का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है आपको उसी में, सेकेंड लाइन में। और तीसरी लाइन में लिखना है खाता संख्या, अकाउंट नंबर। और उसके बाद आपको खाते का प्रकार, खाता संख्या लिखने के बाद तीसरी लाइन में ही आगे आपको लिखना है खाते का प्रकार। खाते के प्रकार में आपको टिक का निशान करना है, सही का निशान लगाना है। अगर बचत खाता है तो बचत खाते के पहले आप जो बॉक्स बनाए उसमें सही का निशान। यदि चालू खाता है तो चालू खाते के पहले जो बॉक्स बनाए उसमें सही का निशान। किसी भी एक में आपको निशान लगाना है, जो खाता हो आपको उसको टिक करना है। और इसके बाद आपको लिखना है FIC कोड। ये FIC कोड जो होता है साथियों, ये हर ब्रांच का अलग अलग होता है। आप अपनी बैंक में जाके पता कर सकते हैं, आपके पासबुक में एंट्री होगा। यदि नहीं है तो बैंक में पहले पता करेंगे, वो बैंक से आप लिखवा लेंगे और वही IFSC कोड आप इसमें लिखेंगे। तो आपको इसी के माध्यम से आपको भुगतान आपके बैंक के खाते में घर बैठे आ जाएगा। सेबी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जो भी आपका सहारा में पैसा डिपॉजिट होगा ब्याज के साथ। और इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र, वचन पत्र आपको भरना है। उसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं हम यानी कि अपना नाम लिखना है जिसके नाम से खाता है। और ये लिखा हुआ है उसमें, यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी हमारे विश्वास के अनुसार सही है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 31 अगस्त 2012 यानी 31 अगस्त 2012 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और 5 दिसंबर 2012 तथा 8 मई 2013 के आदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मुझे हमें उपरोक्त आवेदन उपरोक्त रकम वापस किए जाने के संबंध में मैं एतद द्वारा यह वचन देती हूँ। हम एतद द्वारा यह वचन देते हैं कि यदि हमारी उपरोक्त घोषणा बाद में मिथ्या साबित हो जाती है तो हम उक्त रकम लागू ब्याज के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को लौटाएंगे। इसके अलावा हम कानून के अनुसरण किन्हीं सिविल या दंडिक कार्यवाहियों का भी दायी रहेंगे। मतलब गलत जानकारी होगी तो हम जिम्मेदार हैं, ये लिख के आपको देना है। इसके बाद ये स्थान में अपने शहर का नाम और तारीख डाल देंगे और इस तरफ आप हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे। तो हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान लगाएं, अंगूठा लगाएं। उसके नीचे ब्रैकेट में अपना पूरा नाम लिखेंगे और पूरी अपनी एड्रेस जो सही वर्तमान एड्रेस है वो लिखेंगे। और आपको एड्रेस में आपको ध्यान देना है कि एड्रेस आप जो भी लिखेंगे
तो उसमें आपको साथियों ध्यान देना है कि जो बॉन्ड में एड्रेस लिखी है वही होनी चाहिए, यदि अलग है तो आपको दोनों के सबूत देने पड़ेंगे। और ये आपको स्क्रीन पर 15G और 15H फॉर्म दिख रहा है, ये आपको नज़दीकी किसी भी जो आयकर विभाग के जो दस्तावेज बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा। आपको ये भरना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, आसान है। सबसे ऊपर आपको नाम भरना है, जो बॉन्ड धारक पॉलिसी होल्डर का नाम भरना है, और इसके बाद उसके पिता का नाम, और उसके बाद नीचे पता भरना है, और उसके बाद पैन नंबर अनिवार्य है। यदि पैन नंबर नहीं होगा तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पैन नंबर इसमें भरा होना अनिवार्य है, और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगी होनी चाहिए इसके साथ, वो अनिवार्य है। और उसमें भी पैन फोटोकॉपी में नीचे हस्ताक्षर होनी चाहिए। और उसके बाद आप पैन नंबर लिखने के बाद आप जिस स्कीम के अंतर्गत आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया है आप लिखेंगे, पैसा इतना डिपॉजिट किया है, इस तारीख को डिपॉजिट किया है, और इस तारीख की हमारी मैच्योरिटी थी, वो डेट आप डाल देंगे। और उसके बाद नीचे हस्ताक्षर कर देंगे। 2 जगह हस्ताक्षर होते हैं, उसमें निशान बने होंगे, एक ऊपर इस फॉर्म भरने के हस्ताक्षर, और उसके बाद एक नीचे डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर होंगे। जैसे इसी फॉर्म में नीचे था वचन पत्र घोषणा, उसी प्रकार घोषणा उसमें होगी। तो वहाँ फिर से आप नाम लिख देंगे और नीचे उसमें स्थान डाल देंगे जिस शहर से है, और उसके बाद नीचे डेट डाल देंगे, और उसके बाद नीचे उसमें हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये आपका 15G और 15H कंप्लीट हो जाएगा। ये 15G और 15H में आपको ध्यान देना है साथियों, जिन जमाकर्ताओं की उम्र 60 साल के अंदर है वो साथी 15G फॉर्म भरेंगे, और जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अधिक है, उनको फॉर्म 15H भरा जाता है। दोनों फॉर्म नहीं भरना है, दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको भर के और इसके साथ अटैच करना है। और ये फॉर्म मैंने बता दिया आपको कि ये फॉर्म आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। अब इसके बाद इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से लगाने हैं साथियों, तो ये 15G और 15H हो गया। इसके बाद आपको जो पैसा डिपॉजिट किया होगा, आपको मंथली पासबुक मिला होगा। जब यदि आप मंथली स्कीम है तो वो पासबुक की कॉपी, यदि रसीद हो तो रसीद भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आपको पासबुक तो अनिवार्य है। और पासबुक में आपकी सील लगी होनी चाहिए सहारा के ब्रांच की, और वहाँ के किसी अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। यदि ये नहीं होगा तो वो से भी आपका आवेदन रिजेक्ट कर देगी। पासबुक ओरिजिनल लगाना अनिवार्य है, और उसमें सील लगी होनी चाहिए, और पूरी एंट्री होनी चाहिए। जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है मंथली वाइज, पूरी इनमें एंट्री होनी चाहिए। ये मंथली पासबुक होते हैं, एक मल्टीपल बॉन्ड, एक रियल एस्टेट बॉन्ड, ये दोनों मंथली स्कीम थी, और उसके अंतर्गत आपका जो भी पैसा डिपॉजिट होगा उसकी पूरी एंट्री उसमें होनी चाहिए। और यदि आपने एफडी की है तो एफडी 2 रियल एस्टेट स्कीम में होती थी और 2 हाउसिंग स्कीम में। रियल एस्टेट स्कीम में होती थी अबोर्ड बॉन्ड और निर्माण बॉन्ड। तो यदि आपकी उसमें स्कीम में पैसा डिपॉजिट था तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट की कॉपी और उसके साथ एक रसीद मिली होगी, रसीद की कॉपी। पासबुक जो मैंने बताया उसमें रसीद अनिवार्य नहीं है, आप नहीं भी लगा सकते, लेकिन इसमें आपको रसीद अनिवार्य है। ओरिजिनल बॉन्ड का सर्टिफिकेट भी लगाना है और ओरिजिनल रसीद भी आपको लगानी है। ये दोनों आपको ओरिजिनल लगाने पड़ेंगे इसके साथ, नहीं तो आपकी आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यदि आपका जिस भी स्कीम के अंतर्गत हो, रियल एस्टेट में बताया मैंने अबोर्ड बॉन्ड होता है और निर्माण बॉन्ड होता है, और उसमें हाउसिंग इन्वेस्ट में एक हाउसिंग बॉन्ड होता है और एक होता है साथियों इनकम बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड होते हैं। तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट की रसीद और सर्टिफिकेट दोनों दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। यदि आप दोनों दस्तावेज नहीं लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों लगा दिए जाएंगे, यानी बॉन्ड लगा दिया आपने और रसीद, पैसे जमा करने की रसीद भी लगा दिया। अब आपको देखना है कि बॉन्ड में जो आपने एड्रेस लिखी है, वो एड्रेस बॉन्ड में जो लिखी है वही वाली आपकी वर्तमान एड्रेस है कि नहीं है। यदि वही है तो एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आप लगा देंगे। और यदि एड्रेस अलग है तो आपको बॉन्ड में जो एड्रेस लिखी हुई है उसका प्रूफ अलग लगाना है, और जो वर्तमान एड्रेस आप बता रहे हैं उसका प्रूफ अलग लगाना है। 2 एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ आपको लगाना अनिवार्य है। और यदि नाबालिग के नाम से और अभी वो बालिग हो चुका है, यदि नाबालिग ही है तो फिर पिताजी के बैंक का पासबुक चलेगा और आईडी प्रूफ आपको दोनों के लगाने पड़ेंगे। बच्चे के मार्कशीट लगेगी और आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। और यदि वो बालिग हो चुका है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कि किस तारीख को बालिग हुआ, और उसी के नाम का बैंक खाता चलेगा, उसी में आपका पैसा आएगा। और यदि महिला के नाम से और अविवाहित महिला के नाम से और वो अभी विवाहित हो चुकी है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि नाम बदल गया है, सरनेम बदल गई है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और नया खाता उस नए नाम से विवाहित होने के बाद, और उसमें आपका पैसा आएगा। उसके बाद आपको साथियों एड्रेस प्रूफ हो गया।
और उसके बाद आपको पूर्ण वर्तमान पता हो गया। उसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाएंगे या कुछ भी आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ जो मैंने बताया। उसके बाद बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाएंगे। बैंक पासबुक या चेक, आप एक चेक कैंसिल करके कैंसिल चेक लगा देंगे तो वो भी चलेगा। और यदि आप बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी लगाएंगे तो फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की, लास्ट पेज में 3 महीने के भीतर की उसमें एंट्री होनी चाहिए। यदि लेटेस्ट 3 महीने की कोई एंट्री नहीं है तो पहले उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा लें या कुछ निकलवा लें, एंट्री करवा लें, उसके बाद ही वो पासबुक अटैच करें, अन्यथा वो पासबुक मान्य नहीं होगा। और सारी फोटोकॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सब में नीचे सिग्नेचर करना अनिवार्य है, ये ध्यान देना है साथियों। और इसके अलावा जब आप ये भेज देंगे तो उसके बाद लगभग 1.5-2 महीने के बाद आप लोगों को वहां से एक रेफरेंस लेटर आता है सेबी द्वारा। आपको ये सब कंप्लीट करके लिफाफे में बंद करके आप रजिस्ट्री द्वारा सेबी को भेज देंगे। जो मैंने सबसे पहले एड्रेस बताई आपको, वो उस एड्रेस पे आप रजिस्ट्री करके भेज देंगे और भेजने की तारीख के 1-1.5 महीने के अंदर आपको वहां से एक रेफरेंस लेटर आएगा। वो रेफरेंस लेटर यदि 1.5 महीने तक नहीं आता है तो आप फ़ोन करके और उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे जो आवेदन भेजा था क्या है। फ़ोन नंबर भी हमारे द्वारा बताया गया है। और उसके बाद जो रेफरेंस लेटर आएगा उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, वो रेफरेंस नंबर आप फ़ोन करके उनको बता देंगे तो इससे आपकी एड्रेस वेरीफाई हो जाएगी कि उन्होंने जो आपको लेटर भेजा वो लेटर आपको पहुंच गया। और इसके बाद आपको भुगतान जो है आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा। और समय समय पर जब भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो जब तक आपके पास रेफरेंस लेटर नहीं आ जाता है तो आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे या कंट्रोल नंबर बताएंगे और रेफरेंस लेटर आ जाता है। ये आपको स्क्रीन पर रेफरेंस लेटर दिख रहा है। रेफरेंस लेटर यदि आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको अकाउंट नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल रेफरेंस नंबर बताएंगे तो आपको उस रेफरेंस नंबर के आधार पे ही आपको जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म आपका जो है ये आपका आवेदन प्रोसेस में है या आपको भुगतान कर दिया गया है। ये जानकारी आपको दे दी जाएगी और वो सीधा आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। आपको किसी भी ऑफिस में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका घर बैठे पैसा आएगा, केवल जानकारी भर लेते रहना है। हालांकि सेबी वाले इतनी आसानी से पैसा नहीं भेजते हैं, समय लगता है क्योंकि सरकारी विभाग है और भारत में सरकारी विभागों में ही तो लापरवाही होती है, ये आप लोगों को पता है। तो इसके लिए साथियों मैं आपको बताऊं कि ध्यान देना है आप लोगों को कि यदि आप सहारा की ब्रांचों में चक्कर लगा लगा के परेशान हैं तो आप सेबी से पैसा ले सकते हैं। और यदि आपको रेफरेंस लेटर नहीं आता है तो आपको सेबी के कांटेक्ट में रहना है और पता करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी रजिस्ट्री कर देंगे तो इसके बाद आपके एरिया में जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकिया आपको डाक देता है, उससे आपको संपर्क करना है और उसको आपको जानकारी देनी है कि मैंने सेबी को एप्लीकेशन भेजी है, वहाँ से एक रेफरेंस लेटर आना है, तो जैसे ही आए तो हमें दीजिएगा। ये जानकारी आप पोस्ट ऑफिस में बता देंगे तो जैसे ही आपकी वहाँ से डाक आएगी, ये भारतीय डाक विभाग से आती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आता है ये लेटर, तो वो जैसे ही आपको आएगा तो आपको मिलेगा और उसके बाद आप ये रेफरेंस नंबर वहाँ पर फ़ोन करके बता देंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके भुगतान की प्रक्रिया का क्या हुआ और ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और यदि इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन करें। हम अगले वीडियो में आपको इसका सल्यूशन देंगे और आपका सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। तो सभी सहारा के साथियों से निवेदन है, जिन्होंने भी सहारा में पैसा डिपॉजिट किया है वो इसी माध्यम से भुगतान ले लें तो उन्हें आसानी से भुगतान मिल जाएगा, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और घर बैठे पैसा आएगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, आपको किसी का कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी साथियों से निवेदन है, फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के और अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद यही है कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो साथियों मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सहारा के यदि चक्करों लगा के परेशान है तो आप वहां से छोड़िए और आप सेबी को आवेदन दीजिए, आपको वहां से भुगतान आएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।